अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं बस क्लास। ओके, 261 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। State the amount that will be included in other comprehensive income of Zeta for the year ended 30th June X4। बेटा अकाउंटिंग पीरियड ध्यान में रखना, 30 जून X4 है, 30 जून X4 है, ठीक है। और कह रहे हैं OCI में क्या आएगा, OCI में क्या आएगा। आप लोगों को ये बात पता है, सुकून से सुने। OCI इनकम स्टेटमेंट का जो नीचे का एरिया उसको कहते हैं, और उसमें इक्विटी के चेंजेस आते हैं, और उसमें इक्विटी का वो चेंज रिपोर्ट होता है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। और F3 लेवल पे वो रिवैल्यूएशन होती है, ड्यूरिंग द ईयर का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है, ड्यूरिंग द ईयर की अपवर्ड रिवैल्यूएशन नॉर्मली जो जिसकी वजह से इक्विटी चेंज हुई है। तो देखो अब इस सवाल में क्या है, इनकम और एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस तो पीएटी के पैट के ऊपर ही आते हैं। तो देयर वाज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस 70,000 अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इक्विटी का वो चेंज है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तो ओसीआई में लाजमी जाएगा, ये तो जाएगा, सही है। अब द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 20,000 और गेन ऑन डिस्पोजल है 1000। बेटा डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, सही है। और गेन ऑन डिस्पोजल एक अदर इनकम है, वो भी इनकम स्टेटमेंट में जाती है, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। 20 और 1, सिर्फ जो चीज ओसीआई में जाएगी वो रिवैल्यूएशन जाती है, वो ड्यूरिंग द ईयर का वो इक्विटी चेंज है जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो आंसर इज 70,000। ये रहा इसका आंसर। The answer is 70,000। okay, right, then उसके बाद state the total amount, question number 262, total amount that will be charged as an expense in the statement of profit and loss। अब देखो बेटा क्या मांग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ओसीआई की बात नहीं कर रहा, सही है। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या कह जाएगा, कह रहे हैं कि ईयर एंड याद रखना, क्लैप्टन कंपनी इनकर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 50,000। आप लोगों ने आईए स्टेट ये पढ़ा था, आपको याद होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, वो एक्सपेंस नहीं है। हाँ, अगर कंडीशन मीट ना हो, अगर क्राइटेरिया, एक पायरेट का क्राइटेरिया पढ़ा था, अगर वो मीट ना हो तो फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। जब ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई तो डेवलपमेंट इज आवर एसेट, डेवलपमेंट कॉस्ट हमारा एसेट। अब the amortization charge, yes, on the intangible asset for the year was 15,000। amortization हमारा पक्का एक्सपेंस है, amortization डियर स्टूडेंट हमारा पक्का एक्सपेंस है, और लॉस ऑन डिस्पोजल भी हमारा एक्सपेंस है। तो बेटा हाँ, एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल में जाते हैं। तो 15 और 3 ये 18,000 चले जाएगा, 15 और 3 ये 18,000 चला जाएगा, 15 और 3 ये 18,000 चला जाएगा। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या है, कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी X8, ऑन 1 जनवरी X8, याद रखना इस डेट को, बैकर कंपनी रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी टू 100,000। बेटा प्रॉपर्टी टू,
प्रॉपर्टी बाय नहीं, प्रॉपर्टी टू, यानी प्रॉपर्टी 1 लाख पे ले आया रिवैल्यू करके। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द एसेट्स वाज अकाउंटेड फॉर एट कॉस्ट 80,000 एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000। बेटा जी जिस दिन, तवज्जो इधर, जिस दिन एसेट रिवैल्यू हुआ उस दिन उसकी कॉस्ट थी 80,000 और उसके आज तक की डेप्रिसिएशन थी 16,000। सही। The property had an expected original useful life of 50 years from the date of purchase and nil residual value. जबरदस्त 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 सबर। अब what is the amount of excess depreciation transfer? Excess depreciation transfer वो जो revaluation reserve और retain earning की एंट्री नहीं होती थी ट्रांसफर की, वो है required from revaluation surplus to retain earning for the year ended 31st December X8। सही है। पहली बात है आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, सुकून से सुनो। 1 जनवरी X8 टू 31 दिसंबर X8, 1 जनवरी X8 टू 31 दिसंबर X8। सही है। और आपकी रिवैल्यूएशन का डेट क्या है, 1 जनवरी X8, यानी साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है, ईयर के बिगिनिंग में रिवैल्यूएशन हुई है। बात सुने, यहाँ देखें, ये देखें, ये देखें, ये साल है आपका। सही है बेटा। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी आपके पास, 80,000 थी, ये देख लो। ओरिजिनल कॉस्ट थी 80 और आज तक की डेप्रिसिएशन थी 16,000। यही है, हाँ यही है। अब बताओ आज एनबीवी कितनी होगी, 64। और आज ये एसेट को हम रिवैल्यू करके कितने पे ले आए, मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख हो गई है, रिवैल्यू 2 लिखा हुआ है, तो 36,000 से अपवर्ड हो गई। सही है, पक्का। अब 1 मिनट सुनना, 1 मिनट सुनना और देखना और सोचना। मेरे प्यारे बच्चों, एसेट अगर रिवैल्यू नहीं होता तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल दूं पास्ट की, पुराने सालों की। यार इसकी ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, और जब कोई मेथड ना हो तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपने ये ओरिजिनल, इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, ये होगी, देखो कॉस्ट 80,000 है और ओरिजिनली लाइफ थी 50 साल, तो 80 डिवाइडेड बाय 50, 80,000 डिवाइडेड बाय 50, एक मिनट में निकालता हूँ, 1600। ओरिजिनली 1 साल की डेप्रिसिएशन है 1600, ओरिजिनली 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी 1600। दिमाग से सोचो, पुरानी जिंदगी में हर साल 1600 से डेप्रिशिएट हुआ होगा। सही है, देखते रहो। अच्छा बताओ, आज तक की डेप्रिसिएशन 16,000 है, 1 जनवरी X8 को आज तक की डेप्रिसिएशन 16,000 है, और पास्ट में 1 साल की 1600 थी। फिर बोल रहा हूँ, सोचो, पास्ट में 1 साल की डेप्रिसिएशन थी 1600 और आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, 16,000। तो इस हिसाब से 10 साल गुजर गए, इस हिसाब से 10 साल नहीं गुजर गए होंगे भाई। 1 साल की 1600 है और आज तक की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000, तो इस हिसाब से 10 साल गुजर गए होंगे ना, 10 साल। तो ओरिजिनल लाइफ 50 साल थी, ओरिजिनल लाइफ 50 साल थी और यहाँ तक 10 साल गुजर चुके हैं, यहाँ तक 10 साल गुजर चुके हैं। तो जनाब रिमेनिंग लाइफ 40 साल बची होगी, जनाब रिमेनिंग लाइफ 40 इयर्स बची होगी, 40 इयर्स बची होगी, रिमेनिंग लाइफ 40 इयर्स बची होगी, रिमेनिंग लाइफ 40 इयर्स बची होगी। सही है। देखो मैं फिर यहाँ लिखता हूँ, टोटल लाइफ थी 50 साल, लाइफ जो गुजर गई है वो है 10 साल, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 40 है। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, जरा सोच के बताओ, यहाँ देखो बेटा, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाता है, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाता है तो आज के बाद वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है। सोचो दिमाग से, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाता है तो आज के बाद मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है। मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख है, मार्केट वैल्यू ये 1 लाख है, तो अब आज के बाद से इसकी जो न्यू 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 डेप्रिसिएशन होगी ना, वो होगी मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गई है, डिवाइड बाय ये रही रिमेनिंग लाइफ, ये रही रिमेनिंग लाइफ।
सही है बेटा। इसकी न्यू डेप्रिसिएशन होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 40, 1 लाख डिवाइड बाय 40, तो नई डेप्रिसिएशन होगी 2500। अब याद करो, आप लोगों ने ये पढ़ा है, सिर्फ सोचो, मैं पूरा कनेक्शन याद दिलाता हूँ। एक बार एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हो जाता है, एक बार एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हो जाता है तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। आने वाले कल की डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से, आने वाले कल की डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से फ्यूचर का प्रॉफिट गिरेगा, फ्यूचर का प्रॉफिट गिरेगा तो फ्यूचर की रिटेन अर्निंग भी गिरेगी, तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। तो याद है स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या अलाउ कर दिया कि आप रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग ट्रांसफर कर लें। तो वो ट्रांसफर की एंट्री कैसे बनेगी, ये देखो, इधर देखो, पुरानी डेप्रिसिएशन एक तरफ रखो 1600 और नई डेप्रिसिएशन एक तरफ रखो। पुरानी डेप्रिसिएशन थी 1600 और नई डेप्रिसिएशन है 2500, कितना फर्क है 900। तो इस 900 रुपए की एंट्री बन जाएगी, इस 900 रुपए की एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सही है, ये इसका आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये 900 आंसर है। ओके, देख ले बेटा, एक नजर देख ले, ये देखें पूरी वर्किंग आपके सामने, देख लो एक नजर। चलो, on 1st January X8, on 1st January X8 कंपनी एच कंपनी रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी टू 2 लाख। बेटा एक कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को 2 लाख पे ले आई रिवैल्यू करके, यानी मार्केट वैल्यू है 2 लाख। अब up to the date of the revaluation the asset has been accounted for at cost, ये इसकी कॉस्ट थी और ये थी accumulated depreciation। आसान एक्स एंट्रीज मांग रहा है। The property and an expected useful life of 50 years from the date of purchase and net residual value। कह रहा है बस रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना दो, कोई रिमेनिंग लाइफ की ऐसी की तैसी, सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना दो। तो याद करो, तुम सबको ये पढ़ाया गया है कि जब कभी भी किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करना, आप सबको ये पढ़ाया गया है कि कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करना हो तो उसके 3 कदम थे, 3 कदम। चलो मैं वो 3 कदम आपके सामने बयान करता हूँ। कॉस्ट 160 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 है, एनबीवी 120 हो गई। सही है, यानी रिवैल्यूएशन वाले दिन एनबीवी 1,20,000 थी। सही है, आप इसको रिवैल्यू करके इसकी मार्केट वैल्यू आप ले गए हो 2 लाख पे। देख लो सवाल, देखो तो ये हो जाएगा रिवैल्यूड बाय 80,000, रिवैल्यूड बाय प्यारे बच्चों कितना है 80,000 हो गया। अब सोचें, सिर्फ आराम 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 से सोचते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ देखो भाई, कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करते थे उसके 3 कदम थे। कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करते थे उसके 3 कदम थे। पहला चेक करो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, पहला चेक करो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अपवर्ड है ना, 1,20 से 2 लाख पे आए, 1,20 से 2 लाख पे आए, अपवर्ड हुई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 80,000 से क्रेडिट। याद है। स्टेप नंबर 2 आराम से सुनना, जब भी किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीसेट टू निल कर देते हैं, रीसेट टू निल। तो आज तक की डेप्रिसिएशन 40 है, ये देखो 40 है ना, ये देखो सही। और बेटा अब आखिरी स्टेप क्या था, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो एसेट के अकाउंट में ले जाओ। एसेट का नाम क्या है, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के अकाउंट में 40,000, बस ये
ये आंसर है तुम्हारा भाई, ये एंट्रीज बनानी थी, ये एंट्रीज बस बनानी थी। सही, यही एंट्रीज बनानी है, इसको यहाँ लिख दो अगर लिखना है तो, यूं लिख दो। देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा कितने से, 80 से। ये देख लो इधर लिख रहा हूँ एक बार। हाँ, प्रॉपर्टी क्या होगी, डेबिट होगी 40 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा 40 से। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, ये देखो सवाल हो चुका है, देख लो बेटा। सही, इट्स अ वेरी रूटीन क्वेश्चन। चलो 265 ये सवाल देखें, इसमें ये वही है जैसे आप लोग याद करो, जैसे आप लोग वो बाय फंक्शन की इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते थे जब फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, तो बाय फंक्शन जिसमें 3 कॉलम बनाते थे वर्किंग्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, याद है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, बस वही काम करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट में मांग रहा है सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं उसी फॉर्मेट से करा दूंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट में मांग रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद है ना, इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने 2 टाइप की पढ़ी है, एक होती है बाय फंक्शन, एक होती है बाय नेचर। तो ये बाय फंक्शन वाली है, तो बाय फंक्शन में याद करो आप लोग 3 कॉलम बनाते थे। चलो ये देखो, आपने एक कॉलम बनाया कॉस्ट ऑफ सेल्स का, एक बनाया एडमिन का, एक बना दिया आपने डिस्ट्रीब्यूशन का। सही है। अब पहली चीज है ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी बच्चे को भी पता है, ओपनिंग स्टॉक का जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा, 12,500 ये कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होता है, हम सबको पता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस हो जाती है, कितनी है बेटा ये, 17,900, 17,900। अब परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होती है, कर दो ऐड, कितना है 199,000, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अपने कॉलम में जाएगी 35,600, यहाँ गई देखो 35,600। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे अपने, एडमिन का अपना हेड है, कितना है भाई 78,800। फिर ऑडिट फी, याद करो ऑडिट का काम एडमिन वालों का होता है, एडमिन का इशू है तो ऑडिट फी एडमिन में जाएगी, कितनी है बेटा 15,200। अच्छा बेटा, कैरेज इनवर्ट आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, कैरेज इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ परचेज होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाती है। कैरेज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के कामों में लगती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाएगी, कितनी है। फिर एक डेप्रिसिएशन है 40,000, देखो ये नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो, इधर पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, कह रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी स्प्लिट टू 70-30 बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। 70% फैक्ट्री की है और 30% ऑफिस की है, तो जो फैक्ट्री की है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है, और 30% ऑफिस की एडमिन की। ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज एडमिन। तो जो डेप्रिसिएशन है ना 40,000 की, ये 70 और 30 में डिवाइड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन में, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन में। सही, ये देखो यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, इधर देखें बेटा 70-30, बेटा टोटल 40, इधर देख लो
टोटल 40,000 की डेप्रिसिएशन है, 40,000 का 70% कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा तो 28,000 और 40,000 का 30% 12,000। ठीक है, चलो बेटा अब सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल वाले कॉलम को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका 255,100 225,100। ये सी आंसर है। ठीक है, एडमिन वगैरह मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा कि आंसर में मांगा ही नहीं। देख लो बेटा, ठीक है। ये देखें हम 266 ब्राउन कंपनी हैज $1 लाख, हैज $1 लाख। डॉलर में ये शेयर कैपिटल होता है हमेशा, शेयर, और एक एक शेयर की फेस वैल्यू है 50 सेंट। ये फेस वैल्यू है 50 सेंट इस फेस वैल्यू, और $4 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया, 8% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू। अ डिविडेंड ऑफ 3 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर एंड हाफ ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई एक मिनट यार, ऑर्डिनरी वालों के तो डिविडेंड निकालते ही परसेंटेज के थ्रू, वो तो सूद की तरह होता है, मोर और लेस सूद वाली कहानी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेफरेंस वालों का सूद की तरह होता है, और ऑर्डिनरी वालों का डिविडेंड हमेशा पर शेयर गिवन होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड हमेशा पर शेयर गिवन होता है। तो याद करो, तुम लोगों को पढ़ाया है कि अब जब भी डिविडेंड पर शेयर गिवन हो, DPS डिविडेंड पर शेयर गिवन हो, जब कभी भी डिविडेंड पर शेयर गिवन हो तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड निकाल लेना। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से निकाल के टोटल डिविडेंड निकाल लेना। अब देखो सुनो, ये डॉलर में जो गिवन है ना, $1 लाख, ये शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल हमेशा डॉलर्स में होता है, सही है। तो शेयर कैपिटल $1 लाख है और 50 सेंट्स इज द फेस वैल्यू 0.5। 50 सेंट्स का मतलब 0.5। सोचो अपना तुमने पढ़ा हुआ है, शेयर कैपिटल $1 लाख है और फेस वैल्यू 0.5 है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड निकालने होंगे ना, तो वो ऐसे निकलेंगे। इधर देखो, वो हो जाएंगे $1 लाख डिवाइडेड बाय 0.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 200,000 शेयर्स। 200,000 शेयर्स, 200,000 शेयर्स, हाँ 200,000 शेयर्स। अब बताओ, आपको निकालना है ऑर्डिनरी डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 3 सेंट पर शेयर। DPS डिविडेंड पर शेयर 3 सेंट है, यानी 0.03। तो बेटा आपने कभी भी टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड निकालना हो तो ये आप लोगों को मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय DPS। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय DPS। $200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो ये बनेगा 6,000। बेटा ऑर्डिनरी डिविडेंड बन रहा है 6,000। जो ऑर्डिनरी डिविडेंड का सही आंसर बन रहा है वो 6,000 बन रहा है। देखते हैं अब इसने क्या बोला बेवकूफ ने। कह रहा है एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 3,000 इज पेड। गलत। जो वर्किंग ऊपर दी हुई है उस हिसाब से 6,000 बनता है। जो वर्किंग ऊपर दी है उस हिसाब से 6,000 बनता है। और ये स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहा है 3,000, ये झूठ बोल रहा है। मैं 30 सेकंड रुक रहा हूँ, आप देख लें। पहली वाली बात तो टोटल गलत है। अब दूसरी बात देखते हैं।
बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड सूद की तरह है, सूद बिल्कुल सूद वाला। चल 4 लाख, ये देखो इधर देखो, $4 लाख का लोन लिया है, सूद का रेट है 8%। इधर देखो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है तुमने, सिंपल यही सिखाया था तुम्हें, डायरेक्ट शेयर कैपिटल इनटू रेट कर दो, $4 लाख इनटू 8%, 32,000। तुम्हारा टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है 32,000, आंखें खोल के देख लो, टोटल बनता है 32,000 और उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड वर पेड। बेटा 32 टोटल बनता है, 32 टोटल बनता है, 32 का आधा 16,000 का डिविडेंड पे कर दिया, तो 32 में से 16 पे कर दिया तो ईयर एंड पे बाकी 16 एक्रूड होगा ना, 32 में से 16 पे कर दिया तो 16 एक्रूड होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है अब प्रेफरेंस डिविडेंड 16,000 इज एक्रूड, सही बात है, ईयर एंड पे 16,000 एक्रूड होगा क्योंकि 32 में से आधा पे हो गया और आधा एक्रूड है, तो ये इसका आंसर है 2, ये इसका आंसर है 2। अब क्वेश्चन नंबर 267, अ वेरी 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 ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में नहीं करते थे, राइट इशू और बोनस इशू वाले सवाल जो हम करते थे ना, वैसा ही है ये, राइट इशू और बोनस इशू के जो हम सवाल करते थे वैसा ही है, वैसा ही है, ओके राइट। अब क्या कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर X6, ये साल का शुरू है, इसमें क्या हुआ है, कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर वाज एज फॉलोज। इधर देखो मैं तुम्हारे सामने वही 3 कॉलम बना के कराता हूँ जिस तरह आप लोगों को वैसे कराता था। यहाँ देखें, एक तरफ लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ शेयर्स, एक तरफ लिख रहा हूं OSC, एक तरफ लिख रहा हूं प्रीमियम, ओके। बताओ शेयर कैपिटल है $1,00,000, शेयर कैपिटल है $1,00,000, फेस वैल्यू कितनी है बताओ 0.25, फेस वैल्यू इज 0.25, फेस वैल्यू इज 1,00,000 डिवाइड बाय 0.25, सही है। अच्छा बेटा शेयर प्रीमियम कितना है ओरिजिनली 30,000, शेयर प्रीमियम है 30,000, ओके। ये ओपनिंग हालात आप देख लें, ये ओपनिंग हालत है, सही है बेटा, इस तरह करके आपने पढ़ा हुआ है। ईयर के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4 लाख, ईयर के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा 4 लाख हैं, शेयर कैपिटल $1,00,000 का है और शेयर प्रीमियम है $30,000 का, ठीक है। अब पढ़े, इंग्लिश पढ़े, कह रहे हैं ऑन 10th January X7 in order to raise finance ऑजर मेड अ 1 for 4, पहले राइट इशू हुआ, देखो पहले क्या हुआ, राइट इशू हुआ, दिस इशू वाज फुली टेकन, दिस वाज फॉलोड बाय, इसके बाद क्या हुआ, अ 1 for 10 बोनस इशू ऑन 1st June X7, सही है। तो पहले जनवरी आता है फिर जून आता है, तो जनवरी में एक राइट इशू हुआ जो कि पैसों वाला इशू होता है और जून में एक बोनस इशू हुआ जो कि फ्री इशू होता है, सही। अब सुने, यहाँ देखें, सबसे पहले हुआ है राइट इशू, राइट इशू हुआ है 1 for 4 यानी 25%, सही है, राइट इशू 25% हुआ है, और राइट इशू की प्राइस कितनी है 1.15, ये देखो इशू प्राइस है प्यारे बच्चों 1.15, यहाँ लिख रहा हूँ, और फेस वैल्यू हमने अभी पढ़ ली थी 0.25, सही है। तो एक एक शेयर पे प्रीमियम कितना मिला होगा बताऊं, 15 और 75.9, इतना प्रीमियम मिला होगा। अभी एंट्री बना देता हूँ, सही है, आराम से बन जाएगी। अच्छा बताओ, ईयर के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर्स थे 4 लाख, 4 लाख पे 25% का राइट इशू किया, तो 4 लाख शेयर ऑलरेडी इशूड थे, 25% और किए, 4 लाख का 25% होता है 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स, सही है। एक एक शेयर पे पैसा कितना आया बेटा, राइट इशू पैसों वाला इशू था, सामने देख लो, इशू प्राइस आई है 1.15, तो 1,00,000 इंटू 1.15, 1,00,000 इंटू 1.15 करो, बैंक डेबिट हो जाएगा,
देखो 1,15,000, सही है बेटा। दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। 1,00,000 इंटू 0.25, सही। और अब बेटा इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये 90,000 का प्रीमियम आ जाएगा, सही है। ये बेटा राइट इशू की एंट्री है। और आप लोगों को बहुत बार बोला है, बड़े बूढ़े क्या बोल के गए, एंट्रीज बनाने के लिए नहीं, पोस्ट करने के लिए भी होती है। आइए पोस्ट करते हैं। शेयर कैपिटल को 25,000 से बढ़ा दिया और शेयर प्रीमियम को 90,000 से बढ़ा दिया, सही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इवेंट अकाउंट फॉर हो गया, ये हो गया अकाउंट फॉर, देख लें आप आराम से देख सकते हैं, ये इवेंट अकाउंट फॉर हो गया है, ठीक है। अब बेटा एक बार ये 1,00,000 शेयर इशू हो गए तो अब ये भी हमारे शेयर होल्डर बन गया, तो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हो गए 5,00,000 शेयर्स। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हो गए 5,00,000 शेयर्स। सुकून से सुने, इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद फ्यूचर में जो भी ऑफर देंगे वो इन 5,00,000 शेयर होल्डर्स को देंगे। आज के बाद फ्यूचर में जो भी ऑफर देंगे वो इन 5,00,000 शेयर होल्डर को देंगे। तो देखो बेटा, वाकई फ्यूचर में एक 1 for 10 की बोनस की ऑफर दी है। तो अब देखें बेटा, बोनस इशू किया हमने, बोनस इशू 1 for 10 का मतलब 10%। तो अब बेटा, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5,00,000 शेयर्स हो गए। तो 5,00,000 का 10% कितना होता है? 50,000 शेयर्स हो गया। हाँ, इसका मतलब बोनस शेयर्स, जो नए बोनस शेयर्स इशू होंगे वो 50,000 शेयर्स होंगे। जो नए बोनस शेयर्स इशू होंगे वो कितने होंगे? 50,000 शेयर, सही है। बताएं बेटा, बोनस इशू इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। तो दुनिया की कोई भी कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू करती है तो शेयर कैपिटल तो बढ़ता है ना, और शेयर कैपिटल इज ऑलवेज 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 रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। तो 50,000 शेयर है और पार वैल्यू 0.25, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना होता है बताऊं? शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 12,500, 12,500। और तुम्हें याद होगा बोनस इशू में पैसे नहीं आते, तो शेयर प्रीमियम के अकाउंट को कम करते थे, याद है। तो यहाँ शेयर प्रीमियम 12,500, शेयर प्रीमियम 12,500, सही है। शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट। ये बढ़ाया 12,500 से और ये 12,500 से कम कर दिया, ठीक है बेटा। और यूं आपके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब जो भी चीज होगी वो नीचे क्लोजिंग होगा, सही है बेटा। देखें मांगा क्या है, देख लेते हैं। उसने मांगा है शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम 30 और 90 120, और 120 में से 12,500 मेरे ख्याल से 107, ये मांगा है बस 107,500। काइंडली हैव अ लुक, आराम से इसको देख लें। चलो बेटा, ये 267 था, अब 268। सुनो भाई, where in a set of financial statement complied with IFRS International Accounting Standard would you expect final dividends paid? Final dividends paid, एक मिनट बेटा, जो ऑर्डिनरी डिविडेंड्स होते हैं ना वो कभी एक्सपेंस नहीं होता हमारा, हमेशा याद रखना। वो एक्सपेंस नहीं होता तो पीएनएल में तो जा ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। और ऑर्डिनरी डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो रिटेन अर्निंग से पे करते हैं, सही है। और तो ये इक्विटी का चेंज है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करना इक्विटी का चेंज है, लेकिन इसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व है ना, डायरेक्ट शेयर होल्डर को दे रहे होते हैं, तो ये ओसीआई में भी नहीं आएगा। तो बेटा ये तो आंसर ही नहीं हुआ, ये तो आंसर ही नहीं हुआ, वन तो उड़ा के ही फेंक दो, ये नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज अब देखते रहना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यार वो क्या कह रहा है, वुड यू एक्सपेक्ट द फाइनल डिविडेंड पेड? दिमाग दिमाग से सोचो, जब ईयर एंड पे डिविडेंड पे हो गया तो वो हमारी लाइबिलिटी भी नहीं है। हाँ, अगर डिविडेंड अनपेड होता, अगर डिविडेंड अनपेड होता तो फिर ईयर एंड पे लाइबिलिटी हो जाती कि डिक्लेयर हो गया पे नहीं हुआ, डिक्लेयर हुआ पे नहीं हुआ तो लाइबिलिटी होती। तो ये भी आंसर नहीं है।
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में याद करो एक चीज होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, याद है आप लोग पढ़ते थे सीएफएफ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड इस साल के आते थे ना, तो ये पेड हुआ है ना, पेड तो बिल्कुल इसमें आएगा। और दूसरी तरफ सोशी में भी जाएगा, याद है सोशी के अंदर रिटेन अर्निंग के कॉलम में से ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस करते थे, सोशी में सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से रिटेन अर्निंग के कॉलम में से लेस करते थे, तो आंसर इज डी 268, आंसर इज डी। अब where in the financial statement where in the financial statement where in the financial statement should tax on profit for the current period and unrealized surplus, unrealized का मतलब वही अपवर्ड रिवैल्यूएशन, यानी जो ओसीआई में जाता था, याद है अनरियलाइज्ड सरप्लस ओसीआई ऑफ प्रॉपर्टीज बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स, सिर्फ एक बात बोलता हूँ देखो, टैक्स जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है पीएटी के ऊपर, पीबीटी के बाद और पीएटी के ऊपर, पीबीटी के बाद और पीएटी के ऊपर, हाँ तो वो पीएनएल में जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ना, ये ओसीआई में जाता है, ये ओसीआई में जाता है, पक्का याद है ना, ओसीआई में इनकम स्टेटमेंट के नीचे जाता है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन इक्विटी का वो चेंज है जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, रिवैल्यूएशन इक्विटी का वो चेंज है जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अब पहली हेडिंग क्या है, टैक्स ऑन प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हाँ ये बात बिल्कुल सही नजर आ रही है मुझे, हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जा सकता है, चेंजेस इक्विटी में नहीं जाता, सी भी सही नजर आ रहा है मुझे। तो जो टैक्स एक्सपेंस है ना, वो या तो ए या सी में से दोनों में से कोई एक आंसर सही है, बिल्कुल पीएनएल में जाता है, टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में जाता है, तो ए और सी दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन अभी देखो सामने वाली बात, अगली चीज बोल रहा है अनरियलाइज्ड सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कैश फ्लो में कभी भी नहीं जाती बेटा, रिवैल्यूएशन का मतलब चीज पड़े पड़े महंगी हुई, कोई कैश फ्लो थोड़ी है, रिवैल्यूएशन में कोई कैश फ्लो नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में रिवैल्यूएशन नहीं जाती, याद करो कैश फ्लो पड़ी भी है, तो ये तो गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया था बी की वजह से, बी की वजह से ये गलत हो गया था, याद है। अब सी देखते हैं बेटा, अनरियलाइज्ड सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, यानी ओसीआई में जाता था, हाँ इसमें ओसीआई लिखा है देखो, ओ सी आई, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका ये हिस्सा भी सही है और ये हिस्सा भी सही है। देखो दोनों चीजें सही होंगी तब आंसर बनेगा, दोनों चीजें सही होगी तब जाके मेरे प्यारे बच्चों आंसर बनेगा, दोनों चीजों का सही होना जरूरी है, आंसर के लिए दोनों चीजों का सही होना जरूरी है। सही, अब क्या है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर इज 270, क्वेश्चन नंबर इज 270, क्वेश्चन नंबर 270 नाउ, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट एल कंपनीज डिविडेंड्स, बेटा एक कंपनी के बारे में बात बता रहे हैं, सही है। अच्छा पहले आप ये देख लें कि अकाउंटिंग पीरियड आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो गया होगा, 30 जून x5 को शुरू हो रहा है और 30 जून x6 को एंड हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है मैं बनाता हूँ, देखो 30 जून x5 और ये है 30 जून x6, 30 जून x5 और ये है 30 जून x6। ओके अब बात सुनो,
बेटा देखो सितंबर X5 में एक डिविडेंड पे हो रहा है 1,00,000 रुपए का। तवज्जो से सुनना आप। फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005, पिछले साल का डिविडेंड है, लेकिन डिक्लेयर कब हुआ है? डिक्लेयर, ये असल बेटा याद करो, जब तुम लोगों ने IAS 10 भी पढ़ा था उसमें भी तुम लोगों को बताया गया है कि डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिक्लेयर यहां हुआ होता ना, देखो ये बाउंड्री यहां, अगर इधर डिक्लेयर हुआ होता ना तो ये पिछले साल का डिविडेंड माना जाता, लेकिन डिक्लेयर कब हुआ है? देखो डेट पढ़ो, डिक्लेयर अगस्त यहां हुआ है देखो, तो फिर ये इस साल का डिविडेंड माना जाएगा, ये पिछले साल का डिविडेंड नहीं है। सही है, तो यहां डिक्लेयर हुआ है, यहां डिक्लेयर हुआ है, और यहां सितंबर में कहीं पे हो गया है। जरा सोचिएगा, यहाँ अगस्त X5 में डिक्लेयर हुआ है और सितंबर X5 में पे हो गया है। बेटा तवज्जो, तो जो डिक्लेयर होके पे हो गया तो इधर तो लाइबिलिटी नहीं होगी ना भाई। भाई एक डिविडेंड अगस्त X5 में डिक्लेयर हुआ और सितंबर X5 में पे हो गया, तो जून X6 से तो पहले पे हुआ ना, तो ईयर एंड पर इस पहले वाले की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, तो पहला वाला ईयर एंड की एसओएफपी में नहीं जाएगा, ईयर एंड की एसओएफपी में नहीं जाएगा। और दूसरी स्टेटमेंट बेवकूफों ने कौन सी दी हुई है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें तो डिविडेंड जाता ही नहीं है, उसमें तो डिविडेंड जाता ही नहीं है, सोशी में जाता है, सोशी में जाता है ऑर्डिनरी डिविडेंड बेटा, एसओसीआई में थोड़ी जाता है। तो ये तो आंसर निल, या तो सी या डी में से एक आंसर है, सी या डी में से एक आंसर, इसका तो आंसर ही निल आएगा ना भाई, सोशी में जाते हैं डिविडेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी जाते हैं, याद है। तो पहला डिविडेंड सोशी में तो जाएगा, लेकिन सोशी का तो नाम ही इसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ईयर एंड की एसओएफपी में नहीं जाएगा। अब दूसरा डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। आपको पता है इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? कई बार कंपनी ईयर के मिड में ही इतना कमा लेती है, कई बार कंपनी ईयर के मिड में ही इतना कमा लेती है, तवज्जो सुनो, कई बार कंपनी ईयर के मिड में ही इतना कमा लेती है कि ईयर के मिड में ही डिविडेंड दे देती है, तो ईयर के मिड में ही डिक्लेयर होता है, ईयर के मिड में ही पे हो जाता है। तो ये देखो यहाँ कहीं मार्च में, इधर देखो मार्च X6 में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी हो गया, पे भी हो गया। तो जब डिक्लेयर हुआ, हाँ ये सोशी में जाएगा, सोशी में जाएगा, लेकिन एसओसीआई में तो जाता ही नहीं है, छोड़ दो। और जब यहीं पे हो गया तो ईयर एंड पर तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी ना बेटा, जब मार्च X6 में ये वाला डिविडेंड पे हो गया तो ईयर एंड पर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, तो ये वाला भी एसओएफपी में नहीं जाएगा। तो पहला डिविडेंड भी एसओएफपी में नहीं जाएगा जून X6 की, पहला ऑर्डिनरी डिविडेंड भी जून X6 के एसओएफपी में नहीं जाएगा, और दूसरा भी जून X6 के एसओएफपी में नहीं जाएगा। अब तीसरा पढ़ते हैं, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 30 जून X6, अच्छी तरह पढ़ें, पेड डिक्लेयर्ड ऑन अगस्त X6। भाई इधर देखो, अगले साल डिक्लेयर हुआ ना, ईयर एंड के बाद यहां डिक्लेयर हो रहा है बेटा, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है बेटा, जब ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है, तुमने IAS 10 पढ़ा है, तो इस पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है, यानी बेटा अगस्त X6 जून X6 के बाद आता है ना, तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनेगी, कोई रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कुछ भी एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ डिस्क्लोजर। तो आपने तीनों देख लिए, तीनों में से कुछ भी एसओसीआई में तो जाता ही नहीं है, डिविडेंड तो जाता ही नहीं है एसओसीआई में, और कुछ भी नहीं जाएगा एसओएफपी में भी ना। पहले दो डिविडेंड तो पे हो गए थे, पहले दो डिविडेंड तो ईयर एंड से पहले ही पे हो गए थे, और तीसरा डिविडेंड, तीसरा डिविडेंड तो ईयर एंड से पहले डिक्लेयर ही नहीं हुआ, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में वो डिविडेंड भी हम ईयर एंड पे नहीं लेंगे, ना किसी एसओएफपी में जाएगा। तो आंसर इज डी, ये रहा निल और ये भी निल। ओके, हैव अ लुक प्लीज। तुमने चेक कर लिया ना, लेक्चर चेक कर लिया? देख लो बेटा, एक बार अच्छी तरह देख लो। सही,
Which two of the following statement is correct? An entity make a right issue if it wish to raise more equity capital. Yes, बिल्कुल right issue की वजह से आपकी इक्विटी बढ़ती है। एंट्री बताओ, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल वगैरह बढ़ता है, इक्विटी कैपिटल बढ़ता है। सही है बात। A right issue might increase the share premium account whereas a bonus issue is likely to reduce it. बिल्कुल राइट इशू की एंट्री होती है बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। प्रीमियम बढ़ता है और नॉर्मली अगर आपने फेस वैल्यू से महंगा इशू किया है तो शेयर प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो कह रहा है लाइकली, सही बात है। जबकि बोनस इशू की वजह से शेयर प्रीमियम कम होता है, ये भी सही है स्टेटमेंट। A right issue will always increase the number of shareholders. हाँ, whereas a bonus issue will not. ना बोनस इशू में भी नए शेयर इशू होते हैं भाई, राइट इशू में भी नए शेयर इशू होते हैं, बोनस इशू में भी होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो दोनों में ही बढ़ेंगे, पक्की बात है। सोचो, टेक्निकली सोचो भाई, ये झूठ है, ये गलत है। 3 नाउ उसके बाद अब कह रहे हैं 4, अ बोनस इशू विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नहीं बेटा, बोनस इशू की वजह से शेयर प्राइस असल में गिर जाती है। बोनस इशू की वजह से शेयर प्राइस असल में गिर जाती है। उसकी एक छोटी सी वजह बताता हूँ, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिर जाता है, ईपीएस कंपनी का गिर जाता है। आपको पता है ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। उसका फॉर्मूला होता है ऊपर प्रॉफिट नीचे शेयर्स। सही है। तो जब हम बोनस इशू करते हैं वो एक फ्री इशू होता है, फ्री होता है, तो उसमें कुछ भी नए पैसे नहीं आते। जब हम बोनस इशू करते हैं वो एक फ्री इशू होता है, तो कोई भी नया पैसा तो नहीं आता, तो न्यूमरेटर तो अनचेंज रहता है। जबकि बोनस इशू की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा बढ़ जाते हैं। भाई बोनस इशू फ्री इशू होता है तो नई इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं, तो कंपनी में तरक्की तो कुछ भी नहीं हुई। तो जब कंपनी में कोई तरक्की नहीं हुई तो प्रॉफिट में तो चेंज ही नहीं आएगा। जबकि नए शेयर इशू हुए तो डिनोमिनेटर तो बढ़ेगा ना, तो ईपीएस गिर जाता है। बोनस इशू की वजह से याद रखना, ईपीएस अर्निंग पर शेयर गिर जाता है, और अर्निंग पर शेयर गिरता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस यानी मार्केट प्राइस भी गिरेगी। तो बोनस इशू की वजह से शेयर प्राइस गिरती है, बढ़ती नहीं है, याद रखना। तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है तो आंसर इज ए। 1 और 2 सही है तो आंसर इज ए। अब बेटा ये 272 वही सवाल है, मैं याद दिला दूं आप लोग को। एक टैक्स की चीज क्लास में पढ़ाई जाती है, याद है कि अंडर प्रोविजन ऐड हो जाता था, याद करो, करंट टैक्स में, और ओवर प्रोविजन करंट ईयर से लेस होता था। भूल गए तुम लोग? अंडर ओवर प्रोविजन नहीं पढ़ते थे आप लोग टैक्स के अंदर? क्या आपने सोचा था कम टैक्स पे ज्यादा हो गया, सोचा था ज्यादा पे कम हो गया, अंडर ओवर, याद है? तो अंडर प्रोविजन करंट ईयर टैक्स में ऐड होता था, ओवर प्रोविजन करंट ईयर टैक्स से लेस होता था। लेकिन दोनों सूरत हाल में जो ईयर एंड पे लायबिलिटी बुक होती थी वो करंट टैक्स प्रोविजन की बुक होती थी। ठीक है, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, अपने रजिस्टर में देख लेना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फ्लोर बंडी कंपनीज ट्रायल बैलेंस एट 31 December X8 इंक्लूडेड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3400 ऑन इट्स टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। अब रुको, यहाँ रुक के एक बात सुनो, बेटा आपको ये बात पता है, ये क्लास में पढ़ाया था, अंडर प्रोविजन एक एक्सपेंस होता है और ओवर प्रोविजन एक इनकम होती है। देखो ये सीख लो एक बात, पक्का, ये आपको पढ़ाया है भाई क्लास में। अंडर प्रोविजन मेरे प्यारे बच्चों एक एक्सपेंस होता है और ओवर प्रोविजन इनकम होती है। तो इधर अल्लाह ने दिया है ना, दिमाग इधर से सोचो। एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे पाया जाएगा? डेबिट साइड, सही है। और इनकम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे पाई जाएगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे पाया जाता है और इनकम क्रेडिट साइड पे। अब आप ये दिमाग यूज करके मुझे बताओ कि ये किस साइड पे, इधर देखो,
ये किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे है तो ये ओवर प्रोविजन है, ये क्रेडिट साइड पे है तो ये ओवर प्रोविजन है, सही है। तो अब ये भी एग्जामिनर का एक स्टाइल है, ये भी एग्जामिनर का एक स्टाइल है कि अगर उसको अंडर ओवर प्रोविजन खुल के नहीं बताना होता तो दबे लफ्जों में यूं बता देता है, अंडर प्रोविजन एक्सपेंस है तो टीबी में डेबिट में आएगा, और ओवर प्रोविजन इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये ओवर प्रोविजन। अब देखो इसकी अंग्रेजी पढ़ो, कह रहे हैं हैविंग ऑलरेडी सेटल्ड द टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X7, पिछले साल का टैक्स इस साल पे होता है, तो जब सेटल किया तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ओवर प्रोविजन है। क्या है? ओवर प्रोविजन, याद रखना ये। अब फ्लोर बंडी कंपनी एस्टिमेट्स, इस साल का जो टैक्स है वो तो एस्टिमेट होगा ना, अगले साल जो पे होगा, दिसंबर X8 का अगले साल पे होगा, तो बताओ करंट टैक्स एस्टिमेशन कितनी है। एक मिनट, आसान हो रही है, एक मिनट। एक मिनट, आसान हो रही है। अच्छा बेटा, आप आराम से सुनो, ये है एस्टिमेटेड करंट टैक्स प्रोविजन। करंट टैक्स, इस साल का टैक्स अगले साल पे होते हैं, लेकिन एस्टिमेट तो अभी करते हैं ना। तो बेटा आप याद करो, आप लोग इस तरह का एक पीएनएल का बॉक्स बनाते थे, ये देखो ये देखो देखो, एक पीएनएल का बॉक्स बनाते थे, उसमें लिखते थे करंट टैक्स एस्टिमेशन, कितनी है भाई इस साल की, ये है 67,900। ओके, अब मैं क्या बोलता था, करंट टैक्स एस्टिमेशन में अंडर प्रोविजन अगर गिवन होता तो ऐड होता है, और ओवर प्रोविजन लेस होगा, तो इस बार ओवर प्रोविजन था ना, ये देखो 3400 का, तो ये लेस कर दो। ठीक है, बताओ इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, 67,900 माइनस 3400, ये होता है 64,500। तो ये तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा पीबीटी के बाद, पीबीटी के बाद जो टैक्स एक्सपेंस, लेकिन लेकिन याद करो, ईयर एंड पे जो लाइबिलिटी होती थी वो हमेशा करंट टैक्स की होती थी, वो हमारा करंट टैक्स एस्टिमेशन की होती थी, सही है। तो आंसर इज सी, ये देखो, आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके बेटा, देख लें, अच्छी तरह देखें आराम से। चलो जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह। क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज नॉन करंट और नॉन करंट, इसमें से कौन सी करंट है कौन सी नॉन करंट है ये बताना है। अ सेल हैज बीन मेड on a on credit to a customer, they have agreed to terms stating that payment is due in 12 months time। बेटा हर वो ऑब्लिगेशन या हर वो
रिसीवेबल जो 1 साल के अंदर का वो करंट है, सही है ना, विद इन इज ड्यू इन 12 मंथ्स, इन 12 मंथ्स यानी 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, तो ये तो करंट हो गया। अब उसके बाद a bank overdraft facility of 30,000 is available under the agreement within the bank which extends 2 years। अब बहुत मजेदार है भाई, ये एक इल्मी कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट आए ना तो एक बात याद रख लेना, एक असूल, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज रीपेबल ऑन डिमांड। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज रीपेबल ऑन डिमांड, याद है, यानी वो कभी भी मांग सकता है, कभी भी, तो कल भी मांग सकता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट लायबिलिटी है भाई। नॉन करंट वो होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर किसी सूरत में पे ना हो, यानी हर हाल में 12 महीने बाद पे हो, तो ये तो कल भी मांग सकता है। बस उसने बोला है हम ये फैसिलिटी आपको 2 साल के लिए दे रहे हैं, यानी 2 साल तक ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन मांग कभी भी सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ही ये है कि इट इज ऑलवेज रीपेबल ऑन डिमांड, परसों भी मांग सकते हैं, सही याद रखना इस बात को। तो इसका मतलब तलवार लटक रही है, यानी आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 साल आगे डेफर करवा सकते हो, अगर उसने मांगा तो कल ही देना पड़ेगा, तो इसमें रिस्क है, हर हाल में करंट लायबिलिटी होती है, याद रखना, ये करंट है। अब an entity has bought a small number of shares in other entity which it intends to trade। सुनो ये क्या होता है, क्या आपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे, एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कई साल रखता है, और एक वो होता है जो घुमाता रहता है, तो 12 महीने के अंदर ही बेच देता है ट्रेडर, तो ये भी करंट है, तो ये तीनों करंट है। अ बैंक लोन, ये नॉर्मल लोन है, हैज बीन टेकन आउट विद अ रीपेमेंट, साफ साफ लिखा है रीपेमेंट डेट ऑफ 5 years, यानी 1 साल के बाद पे होगा, तो ये नॉन करंट है। तो बेटा आंसर है 1 2 3 करंट है और 4 इज नॉन करंट, ये सी आंसर है, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर है। अब 274 extracts from the accounting records of Andrex company relating to the year ended 31st December X6। बेटा ये कंपनी का ईयर एंड है 31st December X6, इस साल ये सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, इस साल ये सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, सही है। असल में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक सोशी बनानी है, छोटी मिनी सोशी बनानी है, वो बना देंगे, लेकिन सोशी के लिए हमें प्रॉफिट तैयार चाहिए पहले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सोशी में जाता था, अगर तुम्हें याद हो तो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सोशी में जाता था, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ तो सिर्फ पीबीटी गिवन है, देखो ये गिवन है पीबीटी, तो मैं देखो तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, पीबीटी एक तरफ लिख रहा हूँ 178,000, और इसमें से लेस होता था टैक्स एक्सपेंस, याद आ रहा है, तो फिर आ जाता था पीएटी, ठीक है बेटा। अब टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए भी पिछला एक सवाल पहले याद है, एक डब्बा बनाना पड़ता है, टैक्स एक्सपेंस का भी अपना डब्बा है, जिसमें करंट टैक्स प्रोविजन जाता है और अंडर या ओवर प्रोविजन भी जाता है, करंट टैक्स भी जाता है और अंडर ओवर, अंडर ऐड होता है ओवर लेस होता है, देखो तो एस्टिमेटेड टैक्स करंट का कितना है 45, और एक अंडर प्रोविजन भी है 5,600 का, अंडर है ये, देखो ये अंडर है, तो आपको पता है अंडर प्रोविजन हमेशा ऐड होके इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो अगर मैं एक छोटा सा पीएनएल का डब्बा बनाऊं ना, ये देखो, तो करंट ईयर का कितना है, करंट टैक्स है हमारा 45, हाँ, और अंडर कितना है, अंडर अंडर है, हाँ अंडर है 5,600, तो अंडर प्रोविजन ऐड होता था ना, याद है, तो ये बन जाएगा 50,600, ये आपका इस डब्बे का टोटल आ गया, इस डब्बे का टोटल आ गया 50,600, इस बॉक्स का टोटल आ गया 50,600, और यही डब्बे का टोटल आपका एक्सपेंस होता है, तो आपका टैक्स एक्सपेंस आ गया 50,600, माइनस 127,400, ठीक है। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मैंने 1 सेकंड में निकाल दिया, एक नजर देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 सेकंड में निकाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 सेकंड में निकाल दिया है,
ठीक है, अब जरा मैं आपके सामने सोशी बना के दिखाता हूँ, पूरी सोशी आराम से बना लूंगा। यहाँ देखें, ये देखें भाई, मैंने क्या करा, एक तरफ लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वो अगर इस सवाल में नहीं होगा तो ऐसे ही बना देते हैं। एक तरफ लिखा प्रीमियम, एक तरफ लिखा रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक तरफ लिखा रिटेन अर्निंग, एक तरफ लिखा टोटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल वगैरह तो गिवन ही नहीं है, ओपनिंग लिखा, शेयर कैपिटल का कोई ओपनिंग नहीं है, छोड़ दो, प्रीमियम का भी नहीं है, छोड़ दो। अच्छा बेटा, रिवैल्यूएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, इधर देखो, हमें सिर्फ चेंज निकालना है, चेंज निकालना है, सही। अब देखते रहे, आप देखते रहे, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं लो, जीरो ले लो, कुछ भी नहीं लो, छोड़ दो। इस साल रिवैल्यूएशन कितनी हुई है? रिवैल्यूएशन हुई है इस साल, रिवैल्यूएशन हुई है 2 लाख, कितनी है बेटा? 30,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन 230 की हुई है। रिवैल्यूएशन की वजह से इक्विटी बढ़ती है जी, बिल्कुल बढ़ती है। अच्छा भाई, आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है, तो ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी आपने निकाला है 1,27,400। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक, मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहा हूँ, 1,27,400, 1,27,400, तो 1,27,400 से भी आपकी प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट आपने रिटेन अर्निंग में डाला, प्रॉफिट आपने कहाँ डाला? रिटेन अर्निंग में डाला, प्रॉफिट आपने रिटेन अर्निंग में डाला, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में आपकी टोटल रिटेन अर्निंग बढ़ गई, सही है। ओके, डन है। देन उसके बाद कह रहा है ऑर्डिनरी इंटरिम डिविडेंड पेड, ऑर्डिनरी इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर का होता है वो इसी साल डिक्लेयर होता है, इसी साल पे होता है, तो वो लेस होगा बिल्कुल। ऑर्डिनरी डिविडेंड इंटरिम बिल्कुल हमेशा आएगा, हाँ भाई याद रखना। कितना है, कितना है भाई? 5,000 नहीं, 12,000 है। लेस करा, यहाँ से भी लेस कर दिया। ओके, अब जरा एक चीज देखना, इधर देखो, इधर देखो, प्रॉफिट मैंने ले लिया है, प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट ये सब हो चुका है भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 8% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड वैसे मैं इसको इररिडीमेबल मान रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा तो ऑलरेडी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी लेस नहीं है, वो आप कर लेते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड सोशी में से ही लेस होता है। तो $1,00,000 है, $1,00,000 का 8% कितना होता है? $1,00,000 का 8% होता है 8,000। ये 8,000 यहाँ से लेस होगा, तो यहाँ से भी लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, देख लो बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया, और प्रेफरेंस डिविडेंड सूद की तरह निकालते हैं, तो 8% ऑफ 1,00,000 करोगे तो 8,000 आ जाएगा। अब प्रोसीड्स ऑफ इशू $2,000 ऑर्डिनरी शेयर्स $5,000 में, जरा देखो, इधर देखो, इधर देखो, 2,000 शेयर इशू है, 2,000 शेयर इशू है, और पैसे आए हैं 5,000, एंट्री बना के दूं? ये देखो, ये देखो, देखो, पैसे आए होंगे 5,000, बैंक डेबिट 5,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2,000 शेयर इशू है, फेस वैल्यू 1 है, फेस वैल्यू 1 है, तो 2,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा और बाकी प्रीमियम। सही है, ये एंट्री बनी होगी, 1 मिनट रुक के देख लो, देख लो, 1 मिनट रुक के देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, पैसे 5,000 रुपए आए और 2,000 शेयर इशू हैं, तो बेटा यही एंट्री बनी होगी, दिमाग से सोचो यार। अब बताओ, ये एंट्री पोस्ट करते हैं, ये देखें, देखें, 2,000 और 3,000, 5,000 आ गया, 2,000 और 3,000 कितना आ गया? 5,000 आ गया पक्का, और अल्टीमेटली वो टोटल बढ़ गया। अब देखते हैं कुछ और बचा है, नहीं बचा।
अब कह रहा है फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड जस्ट प्रोपोज्ड, डिक्लेयर नहीं हुआ, याद करो पढ़ा है आईएएस 10 में, सिर्फ प्रोपोज डिविडेंड से कुछ भी नहीं होता, प्रोपोज डिविडेंड से कुछ भी नहीं होता, डिक्लेयर्ड से होता है। अगर ईयर एंड से पहले डिक्लेयर होता तो लेते, प्रोपोज नहीं लेते, बस खत्म हो गया। चलो बेटा मैं एक बात बोलूं, उसने बोला ना चेंज निकालना है, तो बस ये जो टोटल का कॉलम है ना उसको आप ऐड कर लो, नेट आंसर आ जाएगा, वही चेंज है आपका। चलो 230 प्लस 127 400 प्लस 5000 और 12 और 8 माइनस हो रहा है, 12 और 8 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये बन जाएगा 342 400। इतना चेंज आया भाई, ये सारी ट्रांजेक्शन इसी साल की है, इन्होंने ये जो ये सब चेंज है बेटा, देखो ये चेंज है, ये चेंज है, ये पूरा चेंज है, ये सब चेंजेस आई है ना, तो बस उसने चेंज ही मांगा है। तो आंसर है, एक मिनट, आंसर है 342 400, ये रहा 342 400 इज द आंसर। देख लो भाई, आराम से देख लो, ये टेक्निकल जरा सवाल बड़ा था ये, इसको देख लो एक नजर। देख लो बेटा अच्छी तरह। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू प्रेफरेंस शेयर, आसान है, दे कैरी वोटिंग राइट्स, हरगिज नहीं, मालिक थोड़ी होते हैं ये, ठीक है। देयर डिविडेंड इज पेड आउट इन प्रायोरिटी, यस बिल्कुल सही है बेटा। इनको प्रेफरेंस वालों का मतलब ही तरजीह देना, मैं पहली बार जब लाइफ में कभी भी किसी को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है, तरजीह देना। तो हाँ, इनको प्रेफर किया जाता है, तो इनको ऑर्डिनरी पर प्रेफर किया जाता है, ये बात सही है। देयर डिविडेंड इज रिलेटेड, नया ना सूद की तरह है, कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही, इनको तो मिलता ही मिलता है। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, 275 इज डी, ठीक है जी। चलो बेटा इधर देखो, बैंगिरो कंपनी इशूज 100,000, 3% ये सूद का रेट है, $1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ड्यूरिंग देयर एंडेड 30 सितंबर एट यानी डिस्काउंट पे इशू किए, प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इशू किए। कई बार हम लोन लेते वक्त, प्रेफरेंस शेयर एक लोन की तरह है, तो लोन लेते वक्त डिस्काउंट देते हैं। अब आप दिमाग, ये दिमाग है ना, इसको यूज करो। पहले मुझे बताओ पैसे कितने आए, 1 लाख शेयर इशू किए और एक शेयर पे 98 सेंट्स आए, 1 लाख शेयर इशू है और एक शेयर पे 98 सेंट्स यानी 0.98 आए। तो देखो एक मिनट इधर देखो, 1 लाख शेयर इशू हुआ है इंटू 0.98, सीधी सी बात है 98,000 रुपीज आए होंगे, सही है। और आप सबको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज नथिंग बट अ लोन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ लायबिलिटी, लोन। तो बस 98,000 आए, तो बस एंट्री बनेगी पैसा डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ये रहा आंसर ए। कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट और लायबिलिटी, इसमें शेयर प्रीमियम कुछ नहीं होता। हाँ भाई, शेयर प्रीमियम का ताल्लुक ऑर्डिनरी शेयर से है, सही है। तो कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, आंसर इज ए, दैट्स इट। 98,000 का लोन लिया है, 98,000 का लोन लिया है।
The nominal value paid up by shareholder plus further amount that they have agreed to pay in future best describes at. ये क्लास में कराया जाता है, 10 मिनट का चैप्टर है थ्योरी का, जिसमें 4 नाम होते हैं, ऑथोराइज, इशूड, कॉल्ड अप और पेड अप। 1 मिनट में याद दिलाता हूँ भाई। एक मैंने यूं लिखा था क्लास में, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये तो मैक्सिमम जो आपको इजाजत मिलती है कि मैक्सिमम शेयर कितने इशू कर सकते हो, सही है। फिर एक होता है इशूड, आपको इजाजत मिली थी मिसाल के तौर पे 1 लाख शेयर की, आपको इजाजत मिली थी 1 लाख की, आपने इशू किए 50,000, सही है। इजाजत मिली थी 1 लाख की, आपने कहा अभी सिर्फ मुझे 50,000 की दे तो 50,000 इशू किए, सही है। अब देखो इधर देखो, लेकिन आपने पैसा जो कॉल किया वो 30,000 का किया, आपने पैसा जो कॉल किया वो 30,000 का किया, लेकिन मैंने क्लास में यूं बोला था बट ये कॉल्ड अप होता है, जितना आपने कॉल कर लिया वो 30,000 किया, सही है। बट शेयर होल्डर्स आर नॉर्मली स्लो पेयर्स, तो ईयर एंड होने तक उन्होंने सिर्फ 28,000 पे किए हैं, 28,000 पे किए हैं, ये पेड अप है, सही है। यानी 28, आपने मांग 30,000 लिए, आपने मांग 30,000 लिए हैं, उन्होंने पे कितने किए, 28, तो बाकी 2,000 वो अभी पाबंद है ना, उनको पे करना है बहुत जल्द। तो अब जरा सोचो, उन्होंने पे ये कर दिए हैं, प्लस वो 2,000 पे करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, अनकरीब, आपने मांगे 30 थे इसलिए। तो अब देखो क्या लिखा है, द नॉमिनल वैल्यू पेड अप बाय शेयर होल्डर, पेड अप यानी जो पे हो गया ये प्लस फर्दर अमाउंट दे हैव एग्रीड टू पे इन फ्यूचर, प्लस 2,000 और पे करेंगे ना, तो ये कॉल्ड अप बनेगा। भाई जो पे कर दिया वो पेड अप है, जो पे कर दिया वो पेड अप है, प्लस उसने बोला है जो बकिया है वो हम पे कर देंगे, तो जो डिफरेंस है वो 2,000 का, वो इस पेड अप में ऐड करोगे, 28 में 2 ऐड करोगे तो कॉल्ड अप बन जाएगा। ये आंसर है बी, आंसर इज बी, आंसर इज बी। हाँ, अगर ये यूं बोलता कि बस वो अमाउंट क्या है जो सिर्फ पे हुआ है तो वो पेड अप है। चलो बेटा, 278 अच्छी तरह देख लें, ये बड़ा सवाल है थोड़ा। ए कंपनी इशूड $4 लाख 12%, $4 लाख 12% लोन नोट फॉर 3,80,000। पहली बात, 1 मिनट, बेशक सबर करना भाई, ये जरा हट के सवाल है। शेयर्स की ये जो लोन नोट्स है, सॉरी लोन नोट्स की जो फेस वैल्यू थी वो 4 लाख थी, लेकिन हमने लोगों को बोला हमें पूरे पैसे नहीं चाहिए, हमने डिस्काउंट दिया है, हमने क्या दिया है, डिस्काउंट, सही है। बेशक उन लोन नोट की ये थी फेस वैल्यू, लेकिन हमने कहा हमें पूरे पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 380 दे दो। तो आप बताओ फिजिकली जो पैसे आए होंगे घर पे वो तो 380 आए होंगे ना, दिमाग से सोचो यार। बेशक लोन नोट पे फेस वैल्यू लिखी हुई होगी, लोन नोट पे फेस वैल्यू लिखी हुई होगी 4 लाख, लेकिन हमने लोगों को 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो लोगों ने जो हमें पैसे दिए होंगे तो 380 दिए होंगे ना। तो बेटा जो इनिशियली पहली एंट्री बनेगी ना वो ये बनेगी, इधर देखो बैंक डेबिट 380, बैंक डेबिट 380 और लाइबिलिटी क्रेडिट 380, इस पे पहले यकीन कर लो, बैंक डेबिट 380 और लाइबिलिटी क्रेडिट 380। ऊपर प्रेफरेंस शेयर का भी एक ऐसा सवाल आया था, ऊपर प्रेफरेंस शेयर का भी एक ऐसा सवाल आया था, बैंक डेबिट 380 और लाइबिलिटी क्रेडिट कितना, 380, ठीक है, बैंक या कैश डेबिट जो भी, सही है बेटा, नहीं समझे भाई। 4 लाख फेस वैल्यू थी, लेकिन हमने कहा हमें सिर्फ 380 दे दो, ये लो लोन नोट, तो पैसे तो 380 आए होंगे ना जितने, तो वही तो एंट्री बनी होगी, ठीक है। अब अगस्त में 1 अगस्त को लोन लिया, लोन नोट इशू करने का मतलब लोन लिया, और ईयर एंड कब है, देखो इधर देखो, आंखें खोल के देखो, आंखें खोलो भाई, जरा तवज्जो चाहिए होगी। ईयर एंड है 30 सितंबर को, 1 अगस्त को लोन लिया और ईयर एंड है 2 महीने बाद, बस अगस्त और सितंबर, अगस्त और, तो बस 2 महीने आवाम के पैसे यूज किए, बस 2 महीने आवाम के पैसे यूज किए, तो बस 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, 2 महीने का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्रू हो जाएगा, सही है। अच्छा अब इंटरेस्ट यहाँ देखिए, अब रुके, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू कितनी है, 4 लाख, सूद का रेट कितना है, 12%, तो 4 लाख का 12% पर एनम होता है, 12% इस पर एनम, ये पूरे साल का आ गया,
हमें 2 महीने का निकालना है इंटू 2/12, बस ये देखो ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। देख लो बेटा, आराम से सुनो भाई। पहली बात है, इनिशियली जो तुमने लोन लिया ना, जो फिजिकल पैसे लिए वो तो 380 लिए, वो तो 380 लिए। जो फिजिकल पैसों वाला लोन लिया, जो पैसे आवाम से रिसीव किए वो 380 थे, 380 थे। उसकी एंट्री बन जाएगी पैसा डेबिट 380, पैसा डेबिट 380 और लोन क्रेडिट 380। सही है। अब अगस्त में लोन लिया है, 1 अगस्त को लोन लिया और सितंबर में ईयर एंड हो रहा है, तो बस 2 महीने अवाम के पैसे यूज किए। जब 2 महीने अवाम के पैसे यूज किए तो 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे। हाँ हाँ जी, 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे जनाबे वाला। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे बुक करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 4 लाख इंटू 12%, 4 लाख इंटू 12% इंटू 2/12 कर दो। 12% करा तो पूरे साल का आ गया, इंटू 2/12 करो। 4 लाख का 12% मेरे ख्याल से 48 आता है, 48,000 इंटू 2/12, 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 8,000 ये रहा। तो अब 8,000 की एंट्री ये बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। सही है बेटा, ये 8,000 की एंट्री बन जाएगी। सही, ये 2 एंट्रीज बनेगी, चेक कर लो आंसर। ए आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि कैश 4 लाख से डेबिट हुआ ही नहीं है, तो गलत हो गया। बी देखते हैं, डेबिट हुआ है कैश 380 से, नॉन करंट लाइबिलिटीज 380 से। सही है, पहली इनिशियल एंट्री बिल्कुल सही है। देखो ये देखो, ये एंट्री है कैश डेबिट, ये रही कैश या बैंक डेबिट। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और करंट एक्रूड इंटरेस्ट और करंट लाइबिलिटी। सही है, यही आंसर है, बी, बी आंसर है भाई। एक्रूड इंटरेस्ट करंट लाइबिलिटी होता है, सीएल होता है करंट लाइबिलिटी। देख लो, सी और डी गलत है, सी और डी गलत है। सी में बैंक का अमाउंट गलत है 4 लाख, और डी में जो है ना इंटरेस्ट का अमाउंट गलत है, डी में इंटरेस्ट का अमाउंट गलत है। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। आराम से इसको देख के सोचो पहले। ओके जी, 279, 279, 279, चलो करो। Which of the following are advantages of bonus issue? Which of the following are advantages of bonus issue? पहला, it is the cheapest way for an entity to raise finance। जो सिर्फ दिमाग दिमाग हाजिर करो, क्या पैसे आते हैं बोनस इशू में? कभी पैसा आता है? फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस थोड़ी है बोनस इशू, इज अ फ्री इशू, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाँ, राइट इशू में पैसा आता है, बोनस में कहाँ आता है? तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये तो वन तो गलत हो गया। नंबर 2, इट मेक्स द शेयर्स इन द एंटिटीज मोर मार्केटेबल। अब मैं समझाता हूँ, पहले मेरी तरफ देखो। मुझे ये बताओ, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक लेटेस्ट से पराडो है और एक मेरे पास मेहरान है, मेहरान सुजुकी। एक दिन में बेचनी है, कौन सी बिकेगी? मेहरान ठक बिक जाएगी। प्राडो बेचने के लिए बहुत स्पेशल बायर चाहिए भाई, लैंड क्रूजर बेचने के लिए बहुत बड़ा बायर चाहिए, वो तो महीनों बाद बिकती है। सही। तो बेटा अक्सर क्या होता है, कुछ कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस बहुत ऊपर निकल जाती हैं, 15,000 रुपए का एक शेयर, यूनिलीवर वगैरह का इतना महंगा शेयर होता है। तो अब डायरेक्टर क्या करते हैं, बोनस इशू करते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको अभी अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि बोनस इशू जब करते हैं तो शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। बोनस इशू करते हैं तो नए शेयर इशू होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन शेयर प्राइस गिर जाती है। तो इससे क्या होता है, आम आदमी भी शेयर्स खरीद सकता है भाई। जब अगर शेयर प्राइस बहुत ऊपर होगी तो आम आदमी थोड़ी खरीद सकेगा, तो मार्केट में उस शेयर्स की ट्रेडिंग रुक जाती है, मार्केट में उस शेयर की ट्रेडिंग रुक जाती है। तो आप जब बोनस इशू करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और शेयर प्राइस गिर जाती है, तो हर आम आदमी खरीदना शुरू कर देता है, तो उसका शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है, इट मेक्स द शेयर्स इन द कंपनी मोर मार्केटेबल, कंपनी के शेयर्स ज्यादा मार्केटेबल हो जाते हैं। सही है। अब द टोटल रिजर्व्स ऑफ द एंटिटी विल इंक्रीज, नहीं बेटा,
शेयर एंट्री क्या बनती है जरा बोनस इशू की, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो ओवरऑल चेंज नहीं आता, ओवरऑल इक्विटी पे चेंज नहीं आता, 3 गलत है। और नंबर 4, issued share capital is brought more into line with assets employed in the entity। टेक्निकल बात है, आसान बात नहीं है, टेक्निकल बात है, मैं पहले समझा रहा हूं, मैं एक मिसाल देके समझाता हूं। देखो ये एक कंपनी है, उसकी एसओएफपी बना रहा हूं मैं, देखो इधर देखो, जागो, उस कंपनी के एसेट्स हैं 1 लाख रुपए के टोटल, और दूसरी साइड पे शेयर कैपिटल है 50,000 का और शेयर प्रीमियम है 50,000 का। बैलेंस शीट बैलेंस हो गई 1-1 लाख से। देखो भाई बैलेंस शीट आपके सामने बैलेंस हो गई, देखो 1 लाख एसेट साइड पे और 1 लाख इक्विटी साइड पे, ठीक है। लेकिन बताओ अभी एसेट के सामने इक्विटी साइड पे आधा शेयर कैपिटल है, आधा शेयर प्रीमियम है। एसेट के सामने बैकिंग में इक्विटी साइड पे आधा शेयर कैपिटल और आधा शेयर प्रीमियम है, सही है, पक्का। अब इस इदारे ने क्या करा, बोनस इशू किया, इस इदारे ने बोनस इशू किया, समझ लो 50,000 का। तो बोनस इशू की एंट्री ये बनी होगी, देखो शेयर प्रीमियम खत्म हो जाएगा 50,000 से, ये देखो, और शेयर कैपिटल 50,000 से बढ़ जाएगा। अभी अभी करा ये, अभी अभी ये करा। तो जैसे ही ये काम किया, जैसे ही ये काम किया, जैसे ही ये काम किया, तो ये एंट्री पोस्ट करूं जरा, देखो अब शेयर कैपिटल 50,000 से देखो बढ़ जाएगा और शेयर प्रीमियम खत्म हो जाएगा 50,000 से। तो इस हरकत की बरकत ये हुई कि जो एसेट साइड पे एसेट है ना, उसके सामने अब मैचिंग में सारा शेयर कैपिटल ही बचा, यानी एसेट के सामने मैचिंग में शेयर कैपिटल आ गया, अलाइनमेंट हो गई, अलाइनमेंट हो गई। बेटा पहले एसेट के सामने आधा शेयर कैपिटल था, आधा शेयर प्रीमियम था, लेकिन बोनस इशू की वजह से शेयर प्रीमियम गिर गया और शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो ज्यादा अलाइनमेंट नहीं हो गई। एसेट के सामने बैकिंग में सारा शेयर कैपिटल, ये यही लिखा हुआ है, पढ़ो, इश्यूड शेयर कैपिटल इज ब्रॉट मोर इनटू लाइन विद एसेट्स एम्प्लॉयड इन द एंटिटी। तो बिल्कुल ये सच बात है, 2 and 4 ए आंसर है, ए आंसर है, आराम से देख लो, टेक्निकल था ये, ए आंसर है, ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, अगर किसी ने बुक रीडिंग की है, बुक में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब देख लो, पहले वो देख लो अच्छी तरह, देख लो भाई। रेवेन्यू रिजर्व वुड डिक्रीज इफ एन एंटिटी, गौर से सुनना बेटा, रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होता है जो प्रॉफिट से सेव होके बनता है। इसकी मिसालें दे रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो, रिटेन अर्निंग इसकी मिसाल है, रिटेन अर्निंग इसकी मिसाल है, जनरल रिजर्व भी इसी की मिसाल है। जनरल रिजर्व भी रेवेन्यू रिजर्व है, वो भी प्रॉफिट से ही बनता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में अगर कोई जनरल खर्चे करने हो तो प्रॉफिट को साइड पे कर देते हैं, सही है। इसी तरह नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व भी एक रेवेन्यू रिजर्व ही है, बेटा याद रखना, ये क्लास में लिखवाया हुआ भी है, नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व भी एक रेवेन्यू रिजर्व ही है, ठीक है। अब सुनो, revenue reserve would decrease if an entity sets aside profit to pay future dividend। नहीं भाई, आपने प्रॉफिट को एक तरफ कर रहे हो तो वही रेवेन्यू रिजर्व ही तो है, वही तो रेवेन्यू रिजर्व है। प्रॉफिट को अभी बांट नहीं रहे, फ्यूचर में बांटोगे। प्रॉफिट को अभी नहीं बांट रहे, कह रहे हो मैं फ्यूचर में बांटूंगा, तो अभी तो जमा कर रहे हो ना, प्रॉफिट को जमा करना ही तो रेवेन्यू रिजर्व है, तो इससे रेवेन्यू रिजर्व गिरेगा नहीं। हाँ, अगर अभी डिविडेंड दोगे तो रेवेन्यू रिजर्व गिरेगा, तो ये बात गलत है, इससे डिक्रीज नहीं होगा, इससे डिक्रीज नहीं होगा, दिमाग से सोचो।
ट्रांसफर अमाउंट टू जनरल रिजर्व, एक मिनट याद करो तुम्हें ट्रांसफर की एंट्री, आप पहले सारा का सारा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में डाल देते हो, ठीक है, फिर यहां से समझ लो 200 रुपए निकाल के यहां डाल देते हो, ये ट्रांसफर की एंट्री होती है। रिटेन अर्निंग से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल देते हो, रिटेन अर्निंग से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल देते हो। इसका मतलब एक रेवेन्यू रिजर्व बढ़ा दूसरा कम हुआ, एक रेवेन्यू रिजर्व कम हुआ दूसरा बढ़ा, तो ओवरऑल रेवेन्यू रिजर्व में फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई साहब। रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व दोनों रेवेन्यू रिजर्व है। रुको, रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट से सेव होके बनता है, रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट से सेव होके बनता है। तो रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व दोनों रेवेन्यू रिजर्व है। तो अगर आप रिटेन अर्निंग से कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, सोचो, तो एक रेवेन्यू रिजर्व कम होगा दूसरा बढ़ेगा, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही होगा, तो डिक्रीज तो नहीं हुआ ना बेटा। इश्यूज, ये भी आंसर नहीं है। इशूड शेयर एट, नहीं भाई, शेयर प्रीमियम तो कैपिटल रिजर्व इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेज डिविडेंड, यस, डिविडेंड हमेशा रेवेन्यू रिजर्व में से पे होते हैं, और जब डिविडेंड पे होते हैं तो उससे रेवेन्यू रिजर्व यानी रिटेन अर्निंग कम होती है। ये आंसर है, ये आंसर है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, चलो बेटा, वंस अगेन आइए 16 से रिलेटेड सवाल आ गया। एक नजर ऊपर वाले को देखना है तो देख लो, मैं रुक रहा हूँ, एक नजर देख लो। जवाब दो भाई। चलो, Radar company has accounted for the revaluation of building in its financial statement for the year ended 31st December X4, ठीक है, रिवैल्यूएशन हो गई। The increase in the carrying amount of the property was 50,000, 50,000 से ऊपर गई, 50,000 से ऊपर गई तो 50,000 का रिजर्व क्रिएट हुआ होगा, 50,000 से एसेट ऊपर गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 का क्रिएट हुआ होगा। विद अ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 13,000, जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन के बाद 13,000 का डेप्रिसिएशन आया, रिवैल्यूएशन के बाद 13,000 का डेप्रिसिएशन आया। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, हाँ याद है। अब और डेप्रिसिएशन नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट जाता है, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है बेटा वो इनकम स्टेटमेंट जाता है। रडार कंपनी, अब याद करो यार पुराना बातें, अकाउंट्स फॉर एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड दिस हैज बीन कैलकुलेटेड एट 2000। यार भूल गया, आपको पता है जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, मेरे साथ चलें इधर देखें, जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है तो फ्यूचर का डेप्रिसिएशन बढ़ता है, फ्यूचर की डेप्रिसिएशन कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्रिएट होता है, तो उस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से फ्यूचर के प्रॉफिट थोड़े बहुत कम होते हैं, और फ्यूचर के प्रॉफिट कम होंगे तो फ्यूचर की रिटेन अर्निंग कम होगी। फ्यूचर की रिटेन अर्निंग को कमी से बचाने के लिए, नहीं इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, आप जो एक्सेस डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर करते थे ना, एक एंट्री नहीं बनाते थे, याद करो ये वाली, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, याद है। एक्सेस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से ये एंट्री बनती थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, पक्का। और ये ट्रांसफर की एंट्री कहलाती है, और ये हमेशा सोशी में जाती है, सोशी, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाती है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाती है, सही है। ये एंट्री ट्रांसफर वाली एंट्री होती है जो कि एक्सेस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से बनती है। अब तुम्हारे सामने अब सिर्फ कह रहा है पोस्टिंग बताओ, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम स्टेट वेदर वेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईच आइटम वुड बी इंक्लूडेड और इफ इट वुड बी ओमिटेड कंप्लीटली फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वो 13,000 है, ये रहा भाई, इसके सामने आंसर आएगा ए यानी P&L। भाई डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंस है,
डेप्रिसिएशन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा एक्सपेंस है, तो वो पीएनएल में जाएगा, सही है। अच्छा भाई 50,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी, 50,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी। अपवर्ड रिवैल्यूएशन इक्विटी का वो चेंज है जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ओसीआई में जाता है, ये बी, ये भाई ये ओसीआई में जाएगा, बी ओसीआई, ठीक है। और जो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री थी ये वाली रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट ये जाती है सोशी में। ये कहाँ जाती है? सोशी में। और मेरे प्यारे बच्चों देखो सोशी का नाम तो तीनों में है ही नहीं ना, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी में क्या लिखा है? ओमिटेड। हाँ, ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना ओसीआई में, तो इसका आंसर सी है। वैसे इसका आंसर सोशी है, लेकिन यहाँ सोशी नहीं लिखा हुआ तो सी आंसर लिखेंगे ना, सोशी उसूलन इसकी जगह सोशी है। ये जो आप एंट्री बनाते हो ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इसका आंसर सोशी है, इसका आंसर सोशी है, सही है। ये सोशी में जाता है, लेकिन सोशी तो है नहीं, तो बस आप बोलोगे कि पीएनएल और ओसीआई में तो नहीं जाएगा, बस यहाँ तो नहीं जाएगा, इसका मतलब सोशी में जाएगा, सही है। देख लो भाई। सही। चलो भाई, Saturn disposed of a property that had been revalued in earlier accounting period। भाई हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी बेची जो पास में रिवैल्यू हुई थी, सही है। The details relating to this property are as follows। Carrying amount यानी एनबीवी एट द रेट ऑफ डिस्पोजल 150 है। यार आपको एक चीज पता है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलता है? गेन और लॉस, इधर देखो बेसिक आई 16, जिस दिन बिक रहा है उस दिन की एनबीवी यानी उस दिन की कैरिंग वैल्यू और कैश प्रोसीड का फर्क, बचपन से यही पढ़ा है और कभी ये भूलना भी नहीं। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलता है? जिस दिन बिक रहा है उस दिन की कैरिंग वैल्यू और कैश प्रोसीड का फर्क, जिस दिन बिक रहा है उस दिन की कैरिंग वैल्यू और कैश प्रोसीड का फर्क, इससे गेन और लॉस आ जाता है, सही है। तो एनबीवी कितनी है? 150, और बिका कितने में? 165 में, तो 15 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, यानी ये एंट्री बन गई होगी। देखो बनाया था एंट्री, ये देखो, पीपी क्रेडिट 150, और ये गेन और डिस्पोजल पीएनएल में जाता है, ये हमेशा गेन और लॉस पीएनएल में जाता है, सही है। अब क्या है, कह रहा है जिस दिन बेचा उस दिन एक पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व भी पड़ा हुआ है। सुनो, अब आंखें और कान खोल के सुनो, जिस दिन बेचा उस दिन एक पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है। अब तो एसेट बिक गया ना, तो फायदा उठा लिया, तो ये बात सीख लो, जब एसेट बिक जाता है ना तो उसका सारा पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये 15 रुपए यूं हो जाएगा। देखो ये 15 रुपए की एंट्री बनेगी, ये, क्योंकि जब एसेट बिक गया तो अब अपने पास थोड़ी रखेंगे, आप रिजर्व थोड़ी रखेंगे भाई, एसेट तो चले गया ना, तो अब उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा, अब उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में रियलाइज हो जाएगा, सही है। तो बेटा आपने क्या क्या करना है, एक 15,000, ये 15,000 आपका गेन ऑन डिस्पोजल है, ये पीएनएल में जाएगा, ये अलग है, ये 15,000 गेन ऑन डिस्पोजल है, पीएनएल में जाएगा, और जो पुराना उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है वो अब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर की एंट्री हमेशा सोशी में बनती है, ट्रांसफर की एंट्री हमेशा किसमें बनती है? सोशी में बनती है, सही है। मैं चुप हूं, आप देख लो इसको। अब देखो हमने चारों में से बिल्कुल सही आंसर पिक करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाउ शुड द प्रॉपर्टी डिस्पोजल बी अकाउंटेड फॉर? गेन ऑन डिस्पोजल 15,000 इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ओनली। बज़ाहिर ये बात सही है, 15,000 का गेन ऑन डिस्पोजल पीएनएल में जाएगा, लेकिन इसने पूरी बात नहीं की, जो पुराना रिजर्व है वो रिटेन अर्निंग में रियलाइज होगा। तो अगर किसी ऑप्शन में वो भी लिखेगा तो वो ज्यादा बेहतर है, ये मुझे इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, गलत भाई, 30,000 का तो गेन ऑन डिस्पोजल है ही नहीं है, उसको तो भगाओ, भागो यहाँ से। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 15,000 इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, सही है। एंड रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 15,000 ना,
इज इंक्लूडेड इन ओसीआई, नहीं बेटा, पुराना रिवैल्यूएशन ऑफ रिटेन अर्निंग में ये वाली एंट्री बनेगी और ये सोशी में जाती है, सोशी, तो ये भी गलत हो गया। अब ए और डी में टाई लग रहा है, अब डी देखते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 15,000 इंक्लूडेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है। एंड ट्रांसफर, ये ट्रांसफर की एंट्री कहलाती है हमेशा, ट्रांसफर ऑफ विद इन दी स्टेट, ये देखो, विद इन दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ 15,000 फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, ये सही बात है, डी इज परफेक्ट आंसर, डी पूरी मुकम्मल बात है, डी मुकम्मल बात है। डी मुकम्मल बात है। देख लो बेटा, देख लो, अब ये वही वाली क्वेश्चन आ गया, वो जो नहीं होता कि पीएनएल में करंट टैक्स जाता है और अंडर ओवर प्रोविजन जाता है ना, अगर अंडर प्रोविजन होता तो ऐड करते थे, ओवर प्रोविजन होता तो लेस करते थे, याद नहीं है, वही चीज आ गई। स्टार ट्रक कंपनी एस्टिमेटेड दैट इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड, बेटा जो करंट टैक्स का इनकम टैक्स एस्टिमेशन है वो कितना है, 15,000, करंट ईयर का जो टैक्स एस्टिमेशन है 15,000 है, सही है। अब जरा टेक्निकल बात है, देखो, द इनकम टैक्स चार्ट डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इज 14,200, जबरदस्त जबरदस्त, सुनो बहुत अच्छा, इधर देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम ये एक पीएनएल का डब्बा बनाते थे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, समझ जाओगे। पहली चीज आती थी उसमें करंट टैक्स एस्टिमेशन आती थी, याद है, वो तो उसने साफ साफ बोल दिया है कितना है, करंट टैक्स एस्टिमेशन है 15,000, सही है। अब मैं पहले, इसने रिवर्स वर्किंग का सवाल दिया, मैं तुम्हें पहले फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूं। अब समझ लो, अगर अंडर प्रोविजन होता है वो ऐड होता है और ओवर प्रोविजन लेस होता है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, देखो, लेस ओवर प्रोविजन है लेटेस्ट से 800 रुपए, मैं अपनी तरफ से तुम्हें बोल रहा हूँ 800 है, तो ओवर प्रोविजन लेस होता है ना। अब 15,000 का करंट टैक्स और पिछले साल का एक ओवर प्रोविजन आ गया, तो 15,000 माइनस 800 कितना होता है, 14,200। ये अमाउंट जो आएगा ना वो पीएनएल में जाएगा, फाइनल, ये पीएनएल में जाएगा। अब आप जरा गौर से सोचें कि करंट टैक्स 15,000 है और 800 रुपए का ओवर प्रोविजन है, तो उसने अल्टीमेटली आंसर को कम कर दिया ना। देखो मेरी तरफ, देखो देखो, तो मेरी तरफ देखो, अगर इन केस वो ये आपको दे देता 14,200 और ये 800 बीच में से गायब कर देता, ये आपको दे देता 14,000, तो आपको अल्लाह ताला ने अकल दी है ना कि ऊपर 15,000 लिखा हुआ है और फाइनल आंसर 14,200, तो बीच में कुछ लेस होगा ना। यहाँ 15 लिखा हुआ है और नीचे फाइनल आंसर है 14,200, तो बीच में कुछ लेस होगा ना, तो लेस होने का मतलब वो ओवर प्रोविजन हुई ना। तो देखो मैंने बीच में बैलेंसिंग 800 निकाल ली, ये बैलेंसिंग मैंने निकाल ली 800 की ओवर प्रोविजन, पक्का। देखो अब ये मेरे डब्बे को देखो और इसको पढ़ो, ये पढ़ो, ये पूरा, ये पढ़ो, चलो पढ़ो, एक बार पढ़ो, पढ़ो भाई। देखो आंसर, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज एंड द लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द एडजस्टिंग रिलेटिंग टू, गलत, अंडर प्रोविजन नहीं है, अंडर नहीं है, अंडर ये झूठा है, झूठा है, भगाओ इसे। The difference between the statement of profit and loss charge and the liability in the statement of fund is result of the adjustment relating to, yes, over provision, यही आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर है बेटा, ओवर प्रोविजन की वजह से हुआ। हमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सोचो इंसान कर सकता है।
ओवर प्रोविजन था, बस बोल रहे वही बता दो, बता दिया। चलो बेटा, ये एक दो रेवेन्यू के सवाल आते हैं। एक सिंपल सी बात सुन लो कि बेटा रेवेन्यू हमें बुक तब करते हैं जब हम अपनी प्रोडक्ट का कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं। मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। जब हम अपनी प्रोडक्ट का कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं तो फिर हम रेवेन्यू बुक कर लेते हैं, बेशक उसने पे नहीं किया हो। क्योंकि बेटा सिर्फ कैश सेल सेल नहीं होती, सुनो मेरी तरफ, सिर्फ कैश सेल सेल नहीं होती, क्रेडिट सेल भी तो सेल होती है ना। बेशक पैसे ना आए हो फिर भी हम रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री बनाते हैं ना। सोचो, बेशक पैसे ना आए हो फिर भी सेल हो जाती है, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर करना है, आपने उसको डिलीवर कर दिया हो, पोजेशन दे दिया हो, उसके हाथ में चीज दे दी हो, तो सेल हो जाती है। सही है, बेशक पैसे बाद में आ जाए उससे कुछ नहीं होता। नंबर 1, डिटेल्स ऑफ टू क्लोनीज ट्रांजैक्शन इन द ईयर एंडेड 31 अगस्त X7। आंखें खुली रखना। क्लोनी हैज सोल्ड फूड प्रोसेसिंग मशीन टू अ कस्टमर पिट। द मशीन इज इन द ट्रांजिट The machine is in transit to pit, who will not pay for the machine until it is safely delivered and installed। दिमाग से सोचो, एसिड रास्ते में, मैंने उसकी तरफ भेजा है, रास्ते में अभी तक उसको पहुंचा नहीं है, और उसने क्या बोला हुआ है, बोला मैं इस एसिड को मानूंगा ही नहीं, ये एसिड मेरा नहीं है। यानी मैं आपसे, मेरा तब तक नहीं हुआ जब तक तुम इंस्टॉलेशन नहीं कर दोगे, जब तक मेरे पास ना आ जाए और इंस्टॉल ना कर दो। तो इसका मतलब इस एसिड के रिस्क एंड रिवॉर्ड तब ट्रांसफर होंगे जब ये वहां पहुंचेगा और हम इंस्टॉल कर देंगे, और जब तक इंस्टॉल नहीं हुआ हमने बेचा ही नहीं है। इसका मतलब हमने बेचा ही नहीं है। सोचें, नहीं समझे भाई, मैंने एक प्रोडक्ट आपकी तरफ रवाना की है और आपने शर्त ये रखी है कि जब वो मुझ तक पहुंच जाएगी और ऑन हो जाएगी तब वो हमने खरीदी, तब वो हमने खरीदी। तो इसका मतलब अभी तक वो आप तक पहुंची नहीं है रास्ते में, इसका मतलब आपने नहीं खरीदी। जब आपने नहीं खरीदी तो मैंने बेची कैसे? तो मैं अपनी सेल्स बुक नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1 पे सेल्स बुक नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1 में सेल्स नहीं बुक होगी। अब नंबर 2, क्लोनी हैज सोल्ड अ नंबर ऑफ फूड मिक्सचर्स टू अनदर कस्टमर डेमन ऑन क्रेडिट। इससे कुछ नहीं होता, ये कोई बीमारी नहीं है, क्रेडिट पे बेचा जाता है। क्रेडिट पे दुनिया बेचती है, और आप बचपन से एंट्री बनाते हो, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। भाई ये एंट्री बनाते हो ना, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हाँ, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। हाँ, डिलीवरी कर दियो, पैसे बेशक ना मिले हो, ये कोई बुराई नहीं है, बाद में दे देगा कस्टमर, लेकिन सेल हो जाती है। क्लोनी हैज पुल्ड नंबर ऑफ फूड मिक्सचर टू अनदर कस्टमर डेमन ऑन क्रेडिट, ये कोई बुरी बात नहीं है। दीज हैव बीन डिलीवर्ड, हाँ भाई डिलीवर हो गई तो पोजीशन उसको मिल गया, कंट्रोल मिल गया, बस सेल हो गई। बट डेमन हैज नॉट येट पेड, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्रेडिट सेल है ना, तो क्रेडिट सेल में तो बाद में ही पे करते हैं। तो यस, पॉइंट नंबर 2 इज अ जेन्युइन सेल, पॉइंट नंबर 2 इज अ जेन्युइन सेल, इसकी सेल्स बुक कर लेंगे रेवेन्यू। तो आंसर बी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सेल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ये रहा बी, बी आंसर है। 1 का नहीं बुक करेंगे, इसको पढ़ लो अच्छी तरह, अच्छा सवाल था ये। अब कैप्लिन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कैप्लिन पब्लिशेस स्टडी मटेरियल एंड रन्स कोर्सेज फॉर, अच्छा मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, चलो इधर देखो, इसको छोड़ दो, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। बेटा एक बच्चे ने 31 दिसंबर के, हमारा हमारा इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट से अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। एक बच्चे ने 31 दिसंबर की शाम को हमें फीस जमा कराई और पढ़ेगा अगले साल। हमें तो बच्चे एडवांस फीस जमा कराते हैं ना, तो एक बच्चे ने 31 दिसंबर की शाम को हमें फीस जमा कराई और पढ़ेगा वो अगले साल, पढ़ेगा वो अगले साल, तवज्जो, पढ़ेगा वो अगले साल। सही, तो ये कोई हमारी इनकम नहीं हुई, ये एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। कान खोल के सुन लो, जो बच्चे एडवांस फीस देते हैं वो लायबिलिटी है।
हम लायबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, हमारी लाइबिलिटी है, इनकम थोड़ी है। जब तक सर्विस नहीं देंगे इनकम नहीं बुक कर सकते। हाँ, अब एक और एग्जांपल सुनो। एक बच्चा आया, उसने फीस जमा कराई, फीस में अगेंस्ट वो फ्यूचर में पड़ेगा, और कुछ बुक्स भी उसने खरीदी, जो बुक्स हमने उसके हाथ में दे दी, तो जो बुक्स हमने उसके हाथ में दे दी वो बिक गई, वो उसकी हो गई, वो रेवेन्यू हो गया। सही है। अब चलो पढ़ो। Kaplan publishes study material and runs courses for the students studying for professional accountancy examination. Details of 2 transactions that occurred in December X8 were as follows. 10 students enrolled on a course due to December X8, साल के आखिरी दिन, due to commence in January X9 at a price of 1000 per student, paid their advance fee। खत भागाओ यहाँ से, बच्चे ने एडवांस फीस दी है, पढ़ेगा अगले साल, तो इस साल की इनकम थोड़ी है, तो ये हमारी कोई इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है हमारी, ये इनकम नहीं है, ये तो एडवांस फीस है। एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। जब तक सर्विस नहीं देंगे रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। दूसरी पढ़ो। Kaplan sold study material to 40 self study student at a price of 400 per student who will receive further support with their studies। खत्म। भैया हमने स्टडी मटेरियल भेजा है। स्टडी मटेरियल कैसी चीज होती है पता है? ये बुक्स होती हैं। आप एक बार किसी को दे दो तो उसके हाथ में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, तो सेल हो गई। मैंने आपको पहले ही ऊपर बोला, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो सेल हो गई। ठीक है जी। तो अब बेटा कितने बच्चों को बेची है? 40 बच्चों को 400 के हिसाब से, तो 40 ज़रब 40 मल्टीप्लाई बाय 400, 16,000। आप 16,000 का ये रेवेन्यू इस साल बुक कर लोगे। 16,000 का रेवेन्यू बुक कर लोगे बेटा, आराम से बुक कर लेना 16,000 का रेवेन्यू। सही है। लेकिन इसका बुक नहीं हो सकता। कोई बच्चा एडवांस फीस अभी दे और अगले साल पढ़े, तो इस साल तो हमने पढ़ाया नहीं, उसे सर्विस ही नहीं दी, तो कैसे रेवेन्यू बुक हो सकता है? सही है। देख लें अच्छी तरह। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।